शुरुआत में तो ये ड्रामा एक नॉर्मल हेट टू लव स्टोरी जैसी कहानी लगती है, बट इस ड्रामा के एंडिंग पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है मुझे। कहानी पूरा देख करके आप लोग बताना कि क्या आप लोग भी मेरी तरह ही फील करते हो। चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग फेई को देखते हैं, जो कि 5 साल का जेल का सजा कट करके आ रही थी किसी के मर्डर करने के जुर्म में। अब फेई को किसके मर्डर के जुर्म में उसे सजा मिला था, ये सारी चीज़ें हमें आगे पता चलेगी। जैसे ही वो जेल से बाहर निकलती है, वहाँ पर उसका एक्स हस्बैंड लू आ जाता है। लू से पीछे छुड़ाने के लिए फेई जैसे तैसे करके वहाँ से फरार हो जाती है। उसके पैर में काफ़ी चोट लगा था। लू फेई से सख्त नफरत करता था और उसने खुद अपने हाथों से फेई को जेल भेजा था। आखिर लू की इतनी नफरत का क्या कारण है, वो तो हमें स्टोरी में आगे पता चलेगा। लू का सेक्रेटरी से कहता है कि फेई के पैर में चोट कैसे लगा, वो तो काफ़ी ज़्यादा ही घायल है। लू से कहता है कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फेई वहाँ से भागते भागते काफ़ी दूर आ जाती है। उसका कोई रिलेटिव नहीं था, सिर्फ उसकी एक इकलौती ग्रैंड मदर थी। तो उसी से मिलने के लिए उनके घर जा रही होती है। सब जैसे तैसे ढूंढने के बाद वो ग्रैंड मदर के घर पहुँचती है, तो उसे समझ में नहीं आता है कि वो ग्रैंड मदर से मिले या नहीं मिले। तभी वहाँ पर उसकी एक पड़ोसी आती है और वो फेई का मजाक उड़ाने लगती है। अरे ये तो यही मर्डर है ना, वापस से अपने फैमिली मेंबर से मिलने के लिए आई है। ये सुनते ही फेई काफ़ी ज़्यादा डरने लगती है, क्योंकि जेल में उसके साथ बहुत टॉर्चर हुआ था। तभी वहाँ पे फेई की ग्रैंड मदर कमरे के अंदर से निकलती है। वो पड़ोसी वहाँ से चली जाती है। फेई के पैर में चोट लगा हुआ देख करके फेई की ग्रैंड मदर उसे घर के अंदर जाकर के आराम करने के लिए बोलती है और कहती है कि वो अभी तुरंत उसके लिए दवा लेकर के आती है, और वो उसी समय निकल जाती है। अब यहाँ पे फेई की ग्रैंड मदर भी काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुकी थी। वो वहाँ से बाहर निकलने के बाद बहुत ज़्यादा रोने लगती है अपनी पोती की किस्मत पर, और उन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था कि इस बेचारी बच्ची को बिना किसी गलती के इतने साल तक जेल में रहना पड़ा था। फेई भी यही सब कुछ सोच करके रो रही थी। वो घर में अंदर जाने वाली थी कि वहाँ पर उसके घर की ऑनर आ जाती है और वो फेई से कहती है, ओह तुम जेल से बाहर आ गई, तुम्हारी ग्रैंड मदर का 6 महीने का किराया बकाया है। अगर तुमने 3 दिनों के अंदर मेरे घर का रेंट नहीं दिया तो फिर मैं ये किसी और को सेल कर दूंगी। अब फेई सोचने लगती है कि उसके पास तो पैसे है नहीं और शायद ग्रैंड मदर के पास भी नहीं है, तभी तो उन्होंने रेंट नहीं दिया। वो अभी ये पार्ट टाइम जॉब के लिए निकल जाती है। वो अपनी ग्रैंड मदर के लिए नोट लिख करके दरवाजे पे पेस्ट कर देती है और वहाँ से काम ढूंढने के लिए चली जाती है। और फौरन पार्ट टाइम जॉब आसानी से मिल जाता है। और ऊपर से ये तो लड़की थी, वो बार में जाती है और वहाँ पर वाइन सेल करने का काम करने के लिए जॉब ज्वाइन कर लेती है। ये ऑनर से बताती है कि अंदर जो गेस्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन्हें ऑफेंड मत करना किसी हालत में। वही जब कमरे का दरवाजा खोलती है तो अंदर देखती है कि लू है। अब उसे मजबूरी में उसके लिए काम करना पड़ता है। वो वहीं पर खड़ी थी शॉकिंग कंडीशन में, तभी वहाँ पर लू के और सब फ्रेंड लोग आ जाते हैं। आज लू का बर्थडे था, इसलिए वो यहाँ पर पार्टी करने के लिए आया हुआ था। ये जो लड़के लोग थे वो लोग फेई का मजाक उड़ाने लगती है। फेई जेल जाने से पहले काफ़ी अच्छी डांसर हुआ करती थी। लू और फेई का लव मैरिज था। वो लोग फेई को यहाँ पर डांस करने के लिए कहते हैं और बदले में वो लोग उसके ऊपर पैसे बहुत ज़्यादा लुटा रहे होते हैं। गिरे हुए पैसे को फेई उठा लेती है, क्योंकि उसे अपनी ग्रैंड मदर के घर का रेंट भी तो देना था। उन पैसों को लेकर के वो उन लोगों के लिए डांस करने वाली थी, लेकिन बेचारी करती तो कैसे करती। उसके पैर में बहुत ज़्यादा वाला चोट लगा था, जिसकी वजह से वो क्रिपल्ड हो चुकी थी। बट फिर भी वो जैसे जैसे डांस करने का कोशिश करती तो नीचे गिर जाया करती थी। 1-2 बार कोशिश करने के बाद भी उससे डांस नहीं हो पाता है और वह लू के पैर के पास गिर जाती है। लू ये सब कुछ देख रहा था, उसे बिल्कुल भी गिल्ट फील नहीं हो रहा था। वो हाथ में जो पानी लिया हुआ था वो फेई के ऊपर गिरा देता है। वो ये सब कुछ सिर्फ उससे रिवेंज लेने के लिए कर रहा था। वो फेई से काफ़ी ज़्यादा नफरत करता है। फेई को ये चीज़ काफ़ी बुरा लगता है। वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इंटर होता है इस कहानी का सेकंड मेन लीड गुदियान का। वो लू को कुछ खास पसंद नहीं करता था। वो लू से कहता है, अरे ये तो तुम्हारी एक्स वाइफ है ना, अच्छा यहाँ पर जॉब करने के लिए आई है, कोई बात नहीं, मैं फेई को 1 मिलियन में 1 रात के लिए खरीदना चाहता हूँ, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें लू? लू कहता है, मुझे क्या प्रॉब्लम है, इसे जिसके साथ जाना है जा सकती है। अब वहाँ पर वो फेई से पूछता है कि क्या वो इसके साथ जाना चाहती है। और फेई को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो वो लू को हाँ कह देती है। लू को इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ हो जाता है। गुदियान वहाँ से फेई को लेकर के जाता है। हालांकि वो इसके साथ कुछ गलत इरादे से नहीं आया था, वो उसे वहाँ से संभालते हुए लेकर के जा रहा था। लेकिन तभी कॉरिडोर में वापस से लू आ जाता है और कहता है कि मैं इसके डबल पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करा दूंगा। और वो खुद गुदियान से छुड़ा करके फेई को वहाँ से लेकर के जाता है। अब लू को फेई को दोषी के साथ देख करके काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रहा था। फिर उस पर गुस्सा करने लगती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो यहाँ पर सिर्फ काम करने के लिए आई है, वो उसके काम के बीच में ना आए। अब गुदियान विलेन का रोल प्ले करने वाला है या फिर लव ड्रामा में काम आएगा, वो तो हमें आगे पता चलेगा। कहानी में जरूर बने रहना। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लू और फेई के बीच में झगड़े हो रहे थे। लू फेई को किस कर लेता है, लेकिन फेई उसे कहती है कि मुझे नफरत है तुमसे, तुमने बिना सच जाने मेरी जिंदगी पर बात कर दी है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, ये करके वहाँ से चली जाती है। उस बेचारी के पास पैसे का इंतजाम नहीं हो पाता है। जब वो घर जाती है तो देखती है कि उसकी ग्रैंड मदर काफ़ी सैडली बैठी हुई है। वो ग्रैंड मदर को जगाती है तो उसकी ग्रैंड मदर पूछती है कि तुम ऐसे कपड़े पहन करके क्यों गई थी बाहर। फेई वहाँ पर झूठ बोल देती है कि एक्चुअल में आज उसकी फ्रेंड का बर्थडे था, उसी ने ये ड्रेस दिया था पहनने के लिए। वो ग्रैंड मदर को दवा देती है, लेकिन लास्ट दवा बचा हुआ था और ये स्पेशल दवा था जो कि काफ़ी कॉस्टली दवा था, और केवल लू की फैमिली इस दवा को बनाती थी। अब उसे अपने ग्रैंड मदर के लिए वो मेडिसिन लेने के लिए लू के पास तो जाना ही पड़ेगा। वो ग्रैंड मदर को कमरे में लेकर के जाती है और रेस्ट करने के लिए बोलती है। उसकी ग्रैंड मदर को फेई की काफ़ी फिक्र हो रही थी। फेई ग्रैंड मदर को कहती है कि आप आराम करो, मैं तुरंत ही आपके लिए मेडिसिन लेकर के आती हूँ। लेकिन उससे भी पता था कि इतना आसान नहीं है लू से वो दवा निकलवाना, फिर भी उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। वो ग्रैंड मदर को छोड़ करके जैसे तैसे करके लू के घर पहुंच जाती है। वो काफ़ी हेजिटेट कर रही थी कि वो लू के घर में अंदर जाए या नहीं जाए, बट ग्रैंड मदर के लिए वो कमरे का दरवाजा नॉक करती है। लू गेट खोलता है और अंदर चले जाता है। फिर उसके पीछे पीछे आती है। वो उसे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। फिर उसे कहती है कि एक्चुअली में वो स्पेशल दवा चाहिए जो कि उसने ग्रैंड मदर के हार्ट के लिए दिया हुआ था, वरना ग्रैंड मदर को कुछ भी हो सकता है। लू से कहता है कि जब तुमने यान को मारा था तब सोचा था कि तुम्हारे पास भी ये आ सकता है मौका, और चलो मैं अगर दवा दे भी देता हूँ तो तुम बदले में क्या दोगी। फिर वहाँ पर लू के साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन लू अब उसके साथ रहने में इंटरेस्टेड नहीं था। वो उसे धक्का दे देता है और कहता है
मुझे नफरत है तुमसे, तुम्हारी वजह से यान की डेथ हुई है। अगर तुमने उस टाइम अपना बोन मैरो दे दिया होता उसे तो शायद आज वो इस दुनिया में होती और मैं तुम्हारे साथ रात गुजारने वाला हूँ। अब फेई को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, उसे दवा किसी हालत में चाहिए था। अब लू उसके साथ नाइट स्पेंड करने को तैयार नहीं है और उसके पास पैसे है नहीं देने को। वो घुटने के बल हो करके लू से काफ़ी माफी मांगने लगती है और काफ़ी रिक्वेस्ट करती है वो दवा देने के लिए। अब यहाँ पर लू को देख करके रहा नहीं जाता है और वो फेई को वो दवा दे देता है। फेई उसका हेल्प करने के लिए थैंक्स बोल करके जाने लगती है। घुटने के बल बैठने की वजह से उसके घुटने से ब्लड आने लगता है। लू को ये देख करके काफ़ी गुस्सा आ रहा था। फेई वहाँ से निकल जाती है तो कमरे के अंदर से उसका सेक्रेटरी आता है। वो लू को कहता है कि हमें तो पता चल ही गया था ना कि यहाँ की मौत में फेई का कोई हाथ नहीं, फिर आप उसे क्यों इतना हर्ट करते हो। लू से कहता है हाँ लेकिन कहीं ना कहीं गलती तो इसकी भी है, मैं इसे नहीं जाने देने वाला हूँ। फेई इन दोनों की बातें सुन लेती है। वो वापस आती है और लू पर गुस्सा करने लगती है कि मतलब तुम्हें पता था कि यहाँ की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मुझसे मेरी फैमिली छीन ली, इतने साल में जेल में रही, मेरे साथ इतना टॉर्चर हुआ, तुम इंसान हो कि हैवान हो, ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो। मैंने क्या ही बिगाड़ा था तुम्हारा, तुम जिस लड़की की मौत के लिए मुझे पनिश कर रहे थे वो तो जिंदा है ना, तुमसे घटे इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, काश मैं तुमसे कभी मिली ही नहीं होती। लू उसका काफ़ी गुस्सा करने लगता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुम मेरे बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हो, इसलिए तुम यान को बोन मैरो नहीं दे रहे हो। अगर तुमने बोन मैरो पहले दिया होता तो शायद यान बच सकती थी। लेकिन फेई को पता था कि ये सब कुछ सिर्फ एक एक्टिंग था और लूज की बातों पर भरोसा नहीं करने वाला है। वो दवा को लेकर के वहाँ से चली जाती है क्योंकि कुछ कर भी नहीं सकती थी। जब वो अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि ग्रैंड मदर की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी है। एक बार को तो उसे लगा कि शायद ग्रैंड मदर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो उन्हें जगाती है और कहती है कि मैंने लू का दवा लेकर के आया है, चलो जल्दी से हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं। लेकिन यहाँ पर उसकी ग्रैंड मदर कहती है कि नहीं, मुझे सब पता चल गया है कि मेरी वजह से तुम्हें कितना कुछ झेलना पड़ा है। लू के साथ जो तुम्हारा रिलेशन है वो मेरी वजह से ही तुम उसके साथ फंसे हुए हो। फेई कहती है कि आप इन सब बातों पर ध्यान मत दो, आप चलो हॉस्पिटल में, आपको नहीं खो सकते, आप मेरी इकलौते रिलेटिव हो। लेकिन ग्रैंड मदर कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे जाने दो, मेरी वजह से तुमने बहुत कुछ झेला है। और वो वहाँ पर अपनी अंतिम सांसें लेती है। फेई काफ़ी ज़्यादा रोती है और फिर ग्रैंड मदर का रिचुअल करती है। तभी वहाँ पर उसकी ऑनर आ जाती है। अब जब वो देखती है कि ग्रैंड मदर इस दुनिया में नहीं है तो वो फेई को काफ़ी ज़्यादा उल्टा सीधा बोलने लगती है। उसकी ग्रैंड मदर की फोटोज वगैरह को भी फेंक देती है। वो कहती है कि तुमने मेरा रेंट नहीं भरा था, मैंने ये घर किसी और को बेच दिया है, 2 दिनों के अंदर इस घर को खाली कर देना। फेई समझ जाती है कि इस घर को खरीदने वाला कोई और नहीं लू ही होगा। वो ऑनर से कहती है कि लू ने इस घर को खरीदा है ना। वो ऑनर कहती है तुम्हें कैसे पता चला। खैर जो भी हो, वैसे भी अब तुम्हारी ग्रैंड मदर इस दुनिया में नहीं है और तुमने मेरा रेंट नहीं दिया, इसलिए मैंने ये घर बेच दिया, अब जाओ, चलो निकल जाओ इस घर से। फेई के पास तो इकलौता रहने का जगह था, वो भी हाथ से गया। वो लू से और ज़्यादा नफरत करने लगती है। अगले दिन वो लू को वीडियो कॉल करती है। यहाँ पर उसके पास सुसाइड करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वो बिल्डिंग के छत पर चढ़ जाती है और वहाँ से लोगों को वीडियो कॉल करती है और कहती है कि तुम लोग सब ने मिल करके मेरा यूज़ किया है, मेरे साथ तुम लोगों ने इतना बुरा किया, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, मेरी ग्रैंड मदर भी इस दुनिया में नहीं है। अब यहाँ पर लू फेई को ढूंढने के लिए परेशान होने लगते हैं कि आखिरकार वो है कहाँ। वो फेई को इस तरीके से मरने नहीं देना चाहता था। तभी वहाँ पर लू का सेक्रेटरी आता है और बताता है कि एक्चुअल में फेई ने झूठ नहीं बोला था, उस टाइम वो सच में आपके बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट थी। अब ये सब कुछ जान करके लू को और ज़्यादा गिल्ट होने लगता है कि उसने फेई की बात पर क्यों भरोसा नहीं किया। वो फेई को ढूंढने के लिए बाहर निकल रहा होता है, लेकिन तब तक फेई अब वेट नहीं करने वाली थी और वो बिल्डिंग के छत से नीचे कूद जाती है। यहाँ पर तो लू को पता नहीं था कि फेई कहाँ कौन से बिल्डिंग पर है। वो बस उसे ऐसे ही ढूंढने के लिए निकल रहा था। उसे तो पता भी नहीं था कि फेई खुद ही उसी के ऑफिस के छत पर खड़ी है। वो वहाँ से नीचे जंप कर जाती है। जैसे ही लू ऑफिस के गेट पर निकलता है तो उसकी बॉडी छत से नीचे जाकर के गिरती है। वहाँ पर सारे लोग उसे घेर लेते हैं। अब ये देख करके लू पूरा शॉक्ड हो जाता है। उसे तो भरोसा ही नहीं था कि फेई कैसे मर सकती है। वहाँ पर उसका सेक्रेटरी आता है, वो देखने जाना चाह रहा था, लेकिन लू से रोक देता और कहता है ये जो लड़की छत से गिरी है वो फेई नहीं है, मैं इसे नहीं जानता, ये मेरे लिए स्ट्रेंजर है, तुम भी नहीं जाओगे चेक करने के लिए, चलो रूम के अंदर। वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए नहीं तैयार था कि फेई मर चुकी है। उसने छत से छलांग लगा दी थी। वो बिल्कुल शॉकिंग कंडीशन में, डिनाइल कंडीशन में जा चुका था। अब मजबूरी में उसके सेक्रेटरी को भी इस चीज़ को इग्नोर करना पड़ता है। यहाँ पर कहानी 2 साल बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर लू गोतियान से मिलने के लिए जाता है। बिजनेस डील करने के लिए लू और गोतियान के बीच में चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी। तभी वहाँ पर वो देखता है कि फेई गोतियान की सेक्रेटरी बन के आई हुई है। वो उसे देख करके शॉक जाता है कि वो जिंदा है। और यहाँ पर फेई भी लू को देख करके शॉक जाती है क्योंकि उसे पता नहीं था कि आज जो इन्वेस्टर आने वाला है वो कोई और नहीं लू है। लू फेई को देख करके कहता है तुम जिंदा हो, तुम इतने सालों तक कहाँ थी, मैं तुम्हें काफ़ी ढूंढा। फेई वहाँ पर उसे कहती है कि तुम गलत इंसान को समझ रहे हो, मैं फेई नहीं हूँ, एक्चुअल में मेरा नाम जू है। लेकिन लू इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। फेई गोतियान को आज की डिटेल्स की फाइल्स देती है और कहती है कि वो जाइए यहाँ से, और वो लू को इग्नोर करके चली जाती है। लू उसे देखते रह जाता है। गोतियान उसे समझाता है कि बिल्कुल सेम दिखती है ना, मुझे पता है, इसलिए तो मैंने उसे बहुत ज़्यादा सैलरी पर अपने यहाँ सेक्रेटरी के लिए रखा हुआ है, तो हम लोग डील की बात करें। लू कहता है कि वो गोतियान के साथ डील तभी करेगा जब 1 महीने के लिए फेई उसके यहाँ आकर के एज ए सेक्रेटरी वर्क करेगी। अब यहाँ पर गोतियान उसे हाँ या ना कुछ भी जवाब नहीं देता है क्योंकि पहले उसे फेई से पूछना होगा ना कि आखिरकार वो काम करेगी या नहीं करेगी। बट बीच बीच में जो गोतियान की एविल वाली हंसी थी ना, ऐसा प्रूफ करा रहा था कि मानो वो एक्शन में विलेन का रोल प्ले करने वाला है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ऑफिस से निकल करके लू एक बंदे को जू के बारे में सारा डिटेल निकालने के लिए बोलता है क्योंकि उसे पता था कि वो जू नहीं फेई ही है। वहाँ पे फेई इसकी बातों को सुन लेती है। वो समझ जाती है कि इससे बचना काफ़ी मुश्किल होने वाला है। वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। लू से बात करने का कोशिश करता है बट बात नहीं कर पाता है। फिर घर जाकर के गोतियान के आने का इंतजार कर लेती है। जब वहाँ पर गोतियान आता है तो वो उसे पूछती है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। वो उसे पता है कि वो उसे इग्नोर कर रही है, इसलिए वो 2 सालों से उसके सामने नहीं है, बट फिर भी तुमने जानबूझ के मुझे लू के सामने भेजा। गोतियान उसे कहता है कि एक्चुअल में मेरी कंपनी की हालत बहुत बुरी चल रही है और अगर लू हमारी कंपनी के साथ डील साइन करता है तो फिर मेरी कंपनी के लिए सारी चीज़ें ठीक हो सकती थी, और मुझे पता था कि वो तुम्हें देखने के बाद ही मेरी कंपनी के साथ डील साइन करने के लिए ओके कर सकता है। आई नो कि 2 साल पहले मैंने तुम्हें छत से कूदने से बचाया था, तुम्हारे पैरों को ठीक किया, मैं तुम्हारा यूज़ कर रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी अगर आज तुम्हारी ज़रूरत नहीं होती ना तो मैं तुम्हें लू के सामने नहीं लाता। वो अपने साइड से अपने एक्सप्लेनेशन को दे रहा था कि वो मजबूर था, इसीलिए वो लू के साथ डील करने के लिए उससे तैयार हो गया और फेई को 1 महीने के लिए लू के कंपनी में ऐसे सेक्रेटरी जाकर के वर्क करना पड़ेगा। अब यहाँ पर फेई
वो ध्यान के एहसान तले दबी हुई थी, नहीं चाहते हुए भी वो उसे मना नहीं कर सकती थी। अब गोतिया ने उसका इतना हेल्प किया है, उसका जान बचाया है, तो उसे उसका उधार चुकाने के लिए वो इतना तो कर ही सकती है। वो गोतिया को कह रही थी कि ठीक है, वो कल से लुक यहाँ एज ए सेक्रेटरी काम करने के लिए तैयार है।